हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2512 एनिमीज ऑफ दी वर्ल्ड। जल्द ही अपनी निरंतर खोज के दौरान झंग यी को कुछ बचे कुचे सुराग मिले। लावा के समंदर की लहरों के बीच कई टूटी फूटी सबटरेनियन सबमरीन्स, पाताल में चलने वाली पनडुब्बियां बिखरी पड़ी थी। उनकी संरचना किसी प्रेट्जेल की तरह मुड़ी हुई थी और गर्मी व दबाव की वजह से उनकी बाहरी मिश्रित धातु की खाल उखड़ चुकी थी, जिससे अंदर का पिघला हुआ हिस्सा साफ दिख रहा था। जहाज के किनारों पर आग के प्राचीन निशान बने हुए थे जो अब जलकर काले पड़ चुके थे। झंग यी ने पास जाकर उनकी जांच की। ये तकनीकी मशीनें मैग्मा के अंदर किसी विशाल व्हेल मछली की तरह भारी थी। थोड़ी ही जांच के बाद झंग यी समझ गया कि इनकी तकनीक का स्तर बहुत ऊंचा था। साफ था कि झुरोंग क्लैन कभी तकनीकी रूप से बहुत उन्नत था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उनका पतन हो गया। झंग यी ने अंदाजा लगाया कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागने की वजह से उनके ज्ञान और तकनीक के बीच कोई खाई पैदा हो गई होगी। उसके पास यहां रुकने का समय नहीं था। वो संक्षेप में एक पनडुब्बी के अंदर गया जहां उसे कुछ कंकाल मिले। झंग यी ने एक पल सोचा और उन्हें सीधे अपनी ऑल्टरनेट डायमेंशन, दूसरे आयाम में डाल दिया। वो स्वभाव से किफायती था। चाहे इन चीजों का कोई शोध मूल्य हो या न हो, वो इन्हें वापस ले जाकर लू केरन से इनका अध्ययन करवाना चाहता था। इसके बाद वह फायर मैरो सेक्रेड पूल, पवित्र अग्नि मज्जा कुंड के निशानों का पीछा करता रहा। गहराई में जाने पर चट्टानी समुद्र के तल पर विशाल भंवरों के निशान थे, जैसे किसी विशाल चीज ने यहां से पूरे समंदर की हलचल को एक सटीक दिशा में खींच लिया हो। 300 मील तक पीछा करने के बाद भी वो भंवरों के उन निशानों के पीछे लगा रहा। वो रास्ता रुक रुक कर दिखाई दे रहा था, जैसे कोई परछाई जो केवल एक खास तापमान पर ही अपनी छाप छोड़ती हो। वो 7वीं चट्टान के पास रुका जहां लावा की नदियां आपस में मिल रही थी। सामने की जमीन की परतें पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। स्पष्ट था कि किसी बहुत बड़ी चीज ने वहां के भूगोल को मरोड़ दिया था। उस पवित्र ताबूत, सेक्रेड कॉफिन, ने पाताल की मैग्मा नदियों को यातायात के रास्ते की तरह इस्तेमाल किया और अपना मार्ग बदल लिया था। धरती का केंद्र बहुत विशाल है। यहां एक पूरा साम्राज्य भी छोटा पड़ जाता है, तो फिर उस ताबूत को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। झंग यी समझ गया कि वो बहुत देर कर चुका है। उसने समय की सुई, सेकेंड हैंड ऑफ टाइम, को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन अगले 5 सेकंड में उसे केवल काला और लाल मैग्मा दिखा। कहीं भी किसी दरवाजे के खुलने का कोई संकेत नहीं था। उसने एक लंबी गर्म सांस छोड़ी और वापस लौटने का फैसला किया। जब वो फ्लेम प्रिजन सिटी लौटा तो उसके डीमन गॉड आर्मोर की सतह कांपी और शरीर पर लगा मैग्मा झड़कर गिर गया। यांग जिंगसिन और बाकी सब उसका इंतजार कर रहे थे। झंग यी ने उन्हें बताया, वहां बहते हुए ताबूतों के संकेत हैं। मुझे कुछ पुरानी पनडुब्बियां मिली और मैग्मा में भंवरों के निशान भी दिखे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है और वे धरती के केंद्र की गहराई में चले गए हैं। मेरी वर्तमान खोज तकनीकों से उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। फैटी इक्शू घबराते हुए बोला, ये तो बुरा हुआ। वे इस बार तो बच निकले, लेकिन वे बाद में बदला लेने जरूर आएंगे। हम क्या करेंगे? झंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 5 सालों से हमने हर दुश्मन से निपटते समय बेहद सावधानी बरती है। हमने खतरों को जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? देखो, क्या नए दुश्मन सामने नहीं आ रहे? उसने अपनी बाहें फैलाते हुए गर्व से कहा, खतरे की जड़ मिटाना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो हर पल डर में जीने की जरूरत नहीं है। आखिर आज के बाद से हम मानवता की 6ठी पीढ़ी शायद पूरी दुनिया के दुश्मन होंगे।
ये सुनकर सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। लेकिन डेंग शेंटोंग ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, युग बदल रहा है। भले ही हम शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहें, लेकिन हमेशा ऐसी प्राचीन सभ्यताएं होंगी जो हमें मिटाकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहेंगी। इसलिए मुसीबत से डरने का कोई फायदा नहीं है। झंग यी ने उसकी बात का समर्थन किया। सही कहा ओल्ड डेंग। जैसा कि कहावत है, जितना ज्यादा कर्ज उतना कम बोझ, जितने ज्यादा दुश्मन उतनी कम चिंता। वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तब भी वे हमें खत्म करना चाहेंगे। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, लगातार और ताकतवर बनना, ताकि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकें। सबने सहमति में सिर हिलाया। अगर तिएनहाई सिटी की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत न होती तो झुरोंग साम्राज्य का ये हमला पिछली बार के वुलुआन साम्राज्य, उलियन एम्पायर के हमले से कहीं ज्यादा खौफनाक साबित होता। तभी अंकल यू खुशी से झूमते हुए आए। झंग यी, एक खुशखबरी सुनो। शहर के उत्तर में स्थित तीनों बड़े एनर्जी वेयरहाउस, ऊर्जा गोदाम खोल दिए गए हैं। हमें बहुत ही उच्च श्रेणी के ऊर्जा क्रिस्टल, एनर्जी क्रिस्टल्स मिले हैं, जिन्हें उन्होंने भूतापीय ऊर्जा से बनाया होगा। इनकी डेंसिटी गजब की है। उन्होंने आगे बताया, ये क्रिस्टल इतने कीमती हैं कि इनसे हमारी मैकेनिकल फौज को दोगुना बढ़ाया जा सकता है और लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार रखा जा सकता है। ये एक असली खजाना है। झंग यी की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया। इन क्रिस्टल्स की रिपोर्ट लू केरन को सौंप दो। सबसे पहले अपनी मैकेनिकल फौज और तीनों जहाजों की तोपों की ऊर्जा को रीफिल करो, बाकी को स्टोर कर दो। उसने आदेश दिया। शैडो स्क्वाड के हर सदस्य को एक एनर्जी स्टोन दिया जाए। घायलों और इंजीनियरों को प्राथमिकता मिले, और हां, यहां काम करने वाली टीमों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी के चक्कर में हमारे लोग इस आग में झुलसे। यांग जिंगसन ने पास आकर धीरे से कहा, जहां ताबूत के निशान गायब हुए थे, उन तालमेलों, कोऑर्डिनेट्स को दर्ज कर लिया गया है। अगर वे कभी वापस आते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। झंग यी ने सिर हिलाया और लू केरन को निर्देश दिया, जहाजों को थोड़ा बाहर ले जाओ और तोपों के ठंडा होने के बाद एक बार फिर पूरे इलाके का स्कैन करो। मुझे जमीन के 5000 मीटर नीचे का एनर्जी मैप चाहिए। चैप्टर 2513 एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड 2। झंग यी ने झुरोंग कबीले के बचे कुचे लोगों का पीछा करना पूरी तरह नहीं छोड़ा था, लेकिन अब यह मामला किस्मत पर ज्यादा निर्भर था। उसने अपने पास खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा। डेंग शेंटोंग, डेटा टीम को शहर के अभिलेखागार, आर्काइव्स पैक करने के लिए कहो। मैं उनकी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना चाहता हूं। इसके अलावा हम यहां के जीवों, ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करेंगे। हर तरह के जीवों का एक हिस्सा चुनकर वापस ले जाएं। अगर उन्हें पाला जा सकता है तो हम उन्हें पहले पालेंगे, अगर नहीं तो उन्हें मिस झू के अध्ययन के लिए फॉर्मेलिन में सुरक्षित रखेंगे। समझ गए? सबने एक साथ जवाब दिया। सब कुछ निपटाने के बाद झंग यी को थोड़ी थकान महसूस हुई। ये शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जंग के बाद होने वाली मानसिक थकान थी, जब शुरुआती जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। उसने मुड़कर उस तबाह शहर और सड़कों को देखा जिन पर अब उसकी सेना का कब्जा हो चुका था। आज आप सबने बहुत अच्छा काम किया। उस भाग निकले ताबूत की चिंता न करें। हमें इस पाताल लोक से वो सबसे अच्छा इनाम पहले ही मिल चुका है जो ये दे सकता था। दुनिया उथल पुथल में है। जब हमारा सामना ऐसी शत्रुतापूर्ण नस्ल से हो जो हमारे प्रति दुर्भावना रखती हो, तो हमें अपने इरादों में मजबूत और अपने कार्यों में स्थिर रहना होगा। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से लहराया। जाल समेटो, गंदगी साफ करो और फिर आराम करो। सब बारी बारी से नहाकर खुद को ठंडा करें और घायलों के इलाज के लिए सभी मेडिकल बेस सक्रिय कर दिए जाएं। हम एक दिन में सब कुछ खत्म करेंगे और फिर वापस चलेंगे।
दूरी पर 3 सुपर युद्धपोतों की नेविगेशन लाइटें तारों की तरह चमक रही थी। मैकेनिकल फौज ने कतारें बना ली थी और धीरे धीरे शांत होते शहर की ऊंची दीवारों के बीच से बहती गर्म हवा ऐसी लग रही थी जैसे शहर अपनी आखिरी आह भर रहा हो। झंग यी ने शहर के केंद्र में ब्लास्ट फर्नेस प्लेटफॉर्म पर अंतिम स्थानिक निर्देशांक स्पेशल कोऑर्डिनेट्स अंकित किए। उसकी उंगली के एक स्पर्श से आकाश में एक त्रिआयामी 3D स्टार मैप खुल गया, जिसमें इस मैग्मा सागर और रिफ्ट वैली को एक गहरे नीले बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने किनारे पर ये शब्द जोड़े, अस्थायी शरण, ऊर्जा समृद्ध, रहने के लिए अनुपयुक्त वातावरण। उसने लाइट स्क्रीन को बंद किया और शांत स्वर में कहा, यह जगह हमारे लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। भोजन, चिकित्सा और पारिस्थितिकी यहां स्थायी प्रवास का समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन हम यहां निर्देशांक छोड़ देंगे। बड़े पैमाने पर निकासी, इवैक्यूएशन की स्थिति में यह स्थान एक आपातकालीन भूमिगत पनाहगाह के रूप में काम कर सकता है। लू केरन ने सुझाव दिया, भाई, मेरा सुझाव है कि हम इस जगह को ऊर्जा निष्कर्षण, एनर्जी एक्सट्रैक्शन की सूची में सबसे ऊपर रखें। हम यहां सेना तैनात नहीं करेंगे, लेकिन मैकेनिकल लाइफॉर्म का एक समूह छोड़ सकते हैं। वे रिमोट कंट्रोल के जरिए भूतापीय ऊर्जा इकट्ठा करेंगे और क्रिस्टल बनाएंगे। आप समय समय पर आकर उन्हें ले जा सकते हैं। झंग यी ने सिर हिलाया, सहमति है। तुम और के मिलकर एक हफ्ते के अंदर मानव रहित माइनिंग फार्म, अनमैन्ड माइनिंग फार्म का ड्राफ्ट प्लान मुझे दो। बस 2 शर्तें हैं। पहली, जमीन की परतों की स्थिरता नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरी, हमारी गतिविधियों के कोई स्पष्ट निशान नहीं रहने चाहिए। घर वापसी और एक अजीब मुलाकात। झंग यी अपने घर तिएनहाई फोर्ट्रेस वापस लौट आया। वो कहीं भी जाए, अपने जाने पहचाने घर लौटकर उसे जो सुरक्षा और सुकून महसूस होता था, वो कहीं और नहीं था। आर्मर ऑफ द एंड डीमन गॉड को उतारकर वो आराम से सोफे पर लेट गया। यांगसिया हमेशा की तरह उसके लिए ताजगी भरे पेय और खाना लेकर आई। यांगसिया की मालिश की कला काफी अच्छी थी। अपनी विशेष योग्यता के कारण उसके चेहरे या शरीर पर उम्र का कोई असर नहीं दिखता था। इसके उलट वो और भी आकर्षक होती जा रही थी। उसकी बाहों में झंग ये बाहरी दुनिया की परेशानियों को भूलकर सुकून महसूस कर रहा था। जब इंसान रिलैक्स होता है तो शरीर के प्राकृतिक बुलावे, ब्लैडर टेंशन को रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं वॉशरूम जा रहा हूं। झंग यी पीछे की ओर गया, लेकिन वॉशरूम पहुंचकर अभी उसने अपनी पैंट की जिप खोली ही थी कि कोई और अंदर आ गया। झंग यी ने देखा और उसे एक पल के लिए लगा कि सब कुछ वापस अंदर चला गया। एक महिला। ध्यान से देखने पर उसे राहत मिली कि वो ली यंगयांग थी। ली यंगयांग ने नीचे देखा, फिर मुस्कुराकर झंग यी की ओर देखा। बॉस, क्या इत्तेफाक है, आप भी मिस रूम में हैं। झंग यी अवाक रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगा मैं लेडीज वॉशरूम जाऊंगा? ली यंगयांग सहजता से झंग यी के बगल में खड़ी हो गई। झंग यी के मन में एक अजीब सी भावना उमड़ी, जैसे उसकी पीठ पर कोई कीड़ा रेंग रहा हो। उसने अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और पूछा, छोटी ली यंगयांग, तुम आमतौर पर मिस रूम यूज करती हो या लेडीज? वो वाकई उत्सुक था, क्योंकि अगर वो मिस रूम में जाएं तो आदमी डरकर भाग जाएंगे, और लेडीज रूम में जाएं तो महिलाएं डरकर बेहोश हो जाएंगी। ली यंगयांग धीरे से मुस्कुराई। मैं आमतौर पर घर पर ही बाथरूम यूज करती हूं, लेकिन मिशन के दौरान जहां जगह मिले वहां काम चला लेते हैं। आखिर हम सब एक ही तरह से बने हैं। झंग यी ने मन ही मन सोचा, अब से मैं तुम्हारे लिए घर में एक अलग बाथरूम बनवा दूंगा, वरना वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। वो उसे लेडीज रूम में भेजने का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि झू क्या और बाकी लोगों को असहजता होती, और मेस रूम में उसे उसकी सुरक्षा की चिंता रहती। मैदान साफ करने और आराम करने के बाद दिन खत्म हो गया। सौभाग्य से मैकेनिकल लाइफॉर्म को 24 घंटे काम करने के लिए सिर्फ ऊर्जा की जरूरत होती थी, इसलिए
वे बहुत कुशल थे। इतनी बड़ी फसल काटने के बाद झंग यी को अपनी ऑल्टरनेट डायमेंशन में जगह खाली करनी पड़ी। वुलुआन साम्राज्य और चंद्रमा से मिले संसाधनों का अभी 1/3 भी खर्च नहीं हुआ था। इतने मुनाफे के बाद झंग यी खुद को एक आधुनिक वाइकिंग महसूस कर रहा था। बहुत हो गया, अब हमें वापस चलना चाहिए। चैप्टर 214 एनिमीज ऑफ दी वर्ल्ड 3। महज एक दिन के भीतर झुरोंग क्लैन का अंत हो गया। शैडो स्क्वाड के सदस्य इकट्ठा होने लगे और झंग यी ने पूरी मैकेनिकल फौज को अपने वैकल्पिक आयाम ऑल्टरनेट डायमेंशन में समेट लिया। 3 विशाल युद्धपोत और स्काईजी फोर्ट्रेस भी सुरक्षा घेरा बनाते हुए उसी शून्य स्थान में समा गए। झंग यी ने अपनी स्पेस ट्रैवर्सल क्षमता का उपयोग किया और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने चट्टान की आखिरी परत को पार किया और असली आसमान को देखा, तो हर कोई बाहर की ठंडी हवा को गहराई से महसूस करने लगा। लेकिन बाहर का नजारा देखते ही झंग यी की भौहें तंग गई। उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में अब पिघले हुए लोहे की गंध नहीं थी। बादल अवास्तविक रूप से ऊंचे थे, जैसे उन्हें दर्जनों बार ऊपर की ओर खींचा गया हो। क्षितिज, हराइजन बहुत दूर तक फैला हुआ था, जिसे देखकर ऐसा भ्रम होता था जैसे पूरी धरती को खींचकर बड़ा कर दिया गया हो। फैटिक शू ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आसमान बड़ा हो गया है? झंग यी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हवा में एक के बाद एक कई फ्लैश जंप लगाए, जैसे किसी अदृश्य शतरंज की बिसात पर निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ रहा हो। उसने मशीन इंटेलिजेंस से डेटा का विश्लेषण करवाया और वापस आकर गंभीर स्वर में बोला, दूरी बढ़ गई है। जमीन पर 2 निशानों के बीच की सीधी दूरी हमारे अभियान पर जाने से पहले की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। यह हमारा भ्रम नहीं है, ये दुनिया एक अजीब बदलाव से गुजरी है। लू केरन पहले से ही अपनी टैक्टिकल स्क्रीन पर गणना कर रही थी। मैप और लैंडमार्क्स मेल नहीं खा रहे हैं। या तो हम छोटे हो गए हैं या ये दुनिया बड़ी हो गई है। यांग जिंगसन ने सैटेलाइट लिंक जोड़ा। स्क्रीन पर धरती का नीला और सफेद गोला घूमने लगा। जब उसने पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस और परिधि, सरकमफ्रेंस के आंकड़े देखे, तो वो पहली बार हैरान रह गई। ये वाकई बहुत अजीब है। डेटा के अनुसार पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम बदल गया है, त्रिज्या बढ़ गई है और ये कोई साधारण फैलाव नहीं है। उसने आगे समझाया, ऐसा लगता है जैसे धरती की पुरानी सतह किसी कागज की परत की तरह थी, जिसके नीचे से अब असली स्थलाकृति, टॉपोग्राफी उभर रही है। कुल मिलाकर पैमाना दर्जनों गुना बढ़ गया है। मुड़ी हुई चादर और असली चेहरा। झंग यी ने दूर पहाड़ों की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, यह स्पेशल स्ट्रक्चर के स्तर पर हुआ बदलाव है। सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी पहले एक मुड़े हुए पंखे, फोल्डेड फैन की तरह थी, जिसके कई हिस्से आयामों की दरारों में छिपे हुए थे। वे प्राचीन नस्लें जैसे ड्रैगन कबीला या इहेन नस्ल का स्वर्गीय महल इन्हीं परतों और दरारों के बीच छिपे थे। उसने हवा में एक टैग में ही रेखा खींची और उसे सीधा करते हुए समझाया, अब वे सिलवटें, क्रीसेस सुलझ रही है। वे अब छिपे नहीं हैं। अनगिनत परतें एक साथ खुल रही है। नतीजा यह है कि पृथ्वी का असली आकार सामने आ रहा है। हमें जो दुनिया दिख रही है वो विशाल हो गई है, लेकिन असल में पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही थी। यांग जिंगसन ने सहमति जताई, बिल्कुल। इसका एक सबूत यह है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी नहीं बदला है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान, मास वही है। पृथ्वी बढ़ नहीं रही है, वो बस अपना असली रूप दिखा रही है। झू के ने पलके झपकाते हुए पूछा, तो इसका मतलब है कि नक्शा अपनी सिलवटें खोल रहा है और हमें अपना असली चेहरा दिखा रहा है? झंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास उन पन्नों को वापस ला रहा है जिन्हें दबा दिया गया था। हम जिसे दुनिया समझते थे वो तो महज एक विषय सूची, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स थी।
यांग जिंगसिन ने प्राचीन ग्रंथों के नामों की तुलना नए नक्शों से करना शुरू किया। ग्रंथों में लिखा था कि इसकी चौड़ाई हजारों मील है और वहां पहुंचने में साल भर लग जाता है। हम इसे कविता समझते थे, लेकिन शायद उस युग के लोगों ने अतिशयोक्ति नहीं की थी। वे शक्तिशाली लोग थे जो इन परतों के अंदर बाहर जाना जानते थे। भविष्य की चुनौतियां। लू केरन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर विचार किया। इसका मतलब है कि संसाधन, रास्ते, खतरे और मौके सब कुछ फिर से तय करना होगा। पुरानी दूरियां और बैलिस्टिक गणनाएं अब बेकार है। हमारी सेनाओं को एक नए विश्वस्तरीय सिस्टम की जरूरत है। झंग यी ने गंभीरता से सबको देखा। एक बार जब ये परतें खुल जाएंगी तो प्राचीन नस्लों के इलाके अब छिपे नहीं रहेंगे। वे बाहर आएंगे, या तो जमीन पर कब्जा करने, या गठबंधन बनाने, या फिर सीधे युद्ध शुरू करने। हमारा हुएक्सू किंगडम, जो दुनिया की एक प्रमुख शक्ति है, निश्चित रूप से उनके निशाने पर होगा। और भी मुश्किलें आने वाली हैं। फैटिक शू ने अपना हेलमेट ठीक किया। ठीक है, नक्शा बड़ा हो गया है तो खाना पकाने वाला बर्तन भी बड़ा हो जाएगा। जब तक हमारे पास खाने को भोजन और रहने को गर्म घर है, बाहर की दुनिया चाहे जितनी बदल जाए। झंग यी ने हंसते हुए कहा, झुरोंग कबीले से मिले क्रिस्टल हमारी मैकेनिकल फौज को दोगुना करने के लिए काफी है। दुनिया बड़ी हो रही है, ये बुरी बात नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा नजरिया अब तक छोटा था। उसने दूर आसमान की ओर देखा, जहां बादल एक विशाल जहाज की तरह तैर रहे थे। आज से पृथ्वी कोई घिसी पिटी शतरंज की बिसात नहीं है। ये एक नई पटकथा, स्क्रिप्ट है जिसका पन्ना पलट दिया गया है। हमें इसे फिर से लिखने से पहले हर शब्द को समझना होगा। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट